हेलो एवरीवन। जैसा कि हम पिछली क्लास के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना शुरू कर चुके थे, जिसके हमने शुरुआत में इंट्रोडक्शन टॉपिक पढ़ा कि ग्रंथियाँ क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, उनके प्योरली एंडोक्राइन मिक्स्ड के नाम भी हमने कुछ डिस्कस किए थे कि एग्जाम्पल क्या क्या कौन कौन से पार्ट के अंदर आता है। देन हमने पढ़ा था हॉर्मोन्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और उसके बाद हमने आखिरी पॉइंट रिसेप्टर्स के बारे में डिस्कस किया था कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं, सेल के कौन कौन से हिस्से पर पाए जाते हैं, इस बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं, उस बात पर ध्यान दें। अब हम एक चीज तो ये पढ़ने वाले हैं कि प्योरली एंडोक्राइन ग्रंथियां मीन्स जो हमने क्लासिफाई किया था पिछली क्लास में, प्योरली एंडोक्राइन ग्रंथियों में तो जितने नाम हैं उन सब के बारे में हम डिटेल पढ़ने ही वाले हैं, लेकिन मिक्स्ड एंडोक्राइन ऑर्गन्स में से कुछ ऑर्गन हम डिस्कस करने वाले हैं। सभी ऑर्गन हम डिस्कस नहीं करेंगे मिक्स्ड वाले में, क्योंकि वो अलग अलग सिस्टम में आते हैं। जैसे ओवरी, टेस्टिस आप रिप्रोडक्टिव में पढ़ लेते हैं, पेनक्रियाज, लीवर वो आप जीआईटी ट्रैक्ट में पढ़ लेते हैं। तो जो खास पॉइंट है जिनको एंडोक्राइन से विशेष कोरिलेशन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहला एक एक ग्रंथि पढ़ना शुरू करें, एक एक ऑर्गन पढ़ना शुरू करें। उसमें सबसे पहला ऑर्गन हमने लिखा है हाइपोथैलेमस के बारे में। तो हाइपोथैलेमस कौन कौन से हार्मोन बनाता है, क्या क्या काम करते हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहला तथ्य यह है कि हाइपोथैलेमस बेसिकली तो नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, जिसके अंदर की टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर, थर्स्ट रेगुलेटिंग सेंटर जो कि हमारे प्यास को, वाटर इनटेक को निर्धारित करता है, वह सेंटर पाया जाता है। और साथ ही साथ एपेटाइट सेंटर मीन्स भूख लगने वाला सेंटर, खाने के इनटेक को नियंत्रित करने वाला सेंटर भी हाइपोथैलेमस के अंतर्गत पाया जाता है। ये सब कुछ नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, हम नर्वस सिस्टम में पढ़ते हैं। लेकिन यहां हम एंडोक्राइन के अंदर हाइपोथैलेमस का वो एस्पेक्ट पढ़ने वाले हैं जिसके अंतर्गत हाइपोथैलेमस अलग अलग हार्मोन्स का निर्माण करता है। अब हम यहां डिस्कस करते हैं कि हाइपोथैलेमस कौन कौन से हार्मोन्स बनाता है। हार्मोन्स क्या डिस्कस करें उससे पहले हम एक तथ्य लिखते हैं कि इस ग्रंथि को हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। इसे हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। अब मास्टर ग्लैंड का मतलब समझें। सबसे पहला तथ्य तो ये समझना होगा कि हम मास्टर ग्लैंड किसे बोलते हैं। तो मास्टर ग्लैंड हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि को। यह आपने शुरू से ही पढ़ा होगा 10th 12th की बुक्स के अंदर भी कि मास्टर ग्रंथि जो होता है वो हम पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं, मीन्स पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि हम पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि पिट्यूटरी ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि है जो हमारी अन्य एंडोक्राइन ग्रंथियों को रेगुलेट करता है। मीन्स थायराइड को, एड्रिनल को, उनको रेगुलेट करना, उन्हें कंट्रोल करना, वह हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि का फंक्शन होता है। इसलिए पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड का नाम दिया गया है। लेकिन पिट्यूटरी ग्रंथि को भी रेगुलेट करने वाला एक ऑर्गन होता है जिसका सुप्रीम कंट्रोल होता है कि पिट्यूटरी भी कैसे काम करेगी, उसे भी निर्धारित करने वाला ऑर्गन जो होता है वो हाइपोथैलेमस होता है। इसलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड का नाम दिया गया है। मास्टर ग्लैंड मतलब पिट्यूटरी, और पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करने वाला ऑर्गन जिसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, इसलिए नाम दिया गया है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। अब बात करते हैं कि ये मास्टर ग्लैंड जो है वह क्या क्या रिलीज करता है। तो यह 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स रिलीज करता है। क्लियर, यह 2 प्रकार के हार्मोन्स रिलीज करता है। अब इसके 2 टाइप्स के हार्मोन हम पढ़ने वाले हैं। 2 टाइप्स के हार्मोन में पहले तो होते हैं रिलीजिंग हार्मोन और दूसरे होते हैं इनहिबिटरी हार्मोन। पहला रिलीजिंग हार्मोन हो गया और दूसरे होते हैं इनहिबिटरी हार्मोन। अब एक तथ्य और जान लें, हार्मोन का सिंथेसिस और हार्मोन का रिलीज दोनों ही अपने आप में अलग अलग शब्द हैं। सिंथेसिस का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, उसको बनाना। सिंथेसिस के अंतर्गत कोई ग्रंथि अगर किसी हार्मोन का प्रोडक्शन करती है, उसका निर्माण करती है, तो उसे हम सिंथेसिस बोलते हैं। और रिलीज शब्द का मतलब होता है कि अगर वही ग्रंथि उस प्रोडक्ट को, उस सिंथेसाइज्ड हार्मोन को अगर ब्लड सर्कुलेशन में छोड़ देता है तो उसे हम रिलीज बोलते हैं। अंतर समझें, सिंथेसिस और रिलीज। सिंथेसिस मतलब बनाना, प्रोड्यूस करना, और उसे खून में छोड़ना मतलब रिलीज करना होता है। क्लियर। यहां पर हमने हाइपोथैलेमस से निकलने वाले जितने भी हार्मोन्स हैं वह 2 तरह के हार्मोन्स होते हैं। कुछ होते हैं रिलीजिंग हार्मोन्स और कुछ होते हैं इनहिबिटरी हार्मोन्स। अब पहले तो इन दोनों का तात्पर्य समझें,
फिर आगे हम डिटेल में जाएंगे कि रिलीजिंग में कौन कौन से आते हैं, इनहिबिटरी में कौन कौन से आते हैं। सबसे पहला, रिलीजिंग हार्मोन्स वो होते हैं जब भी ये हार्मोन आगे रिलीज होकर अगले ऑर्गन के पास जाएंगे, वहां जाकर ये हार्मोन के प्रोडक्शन की दर को बढ़ा देते हैं। मीन्स अगर हाइपोथैलेमस से कोई रिलीजिंग हार्मोन निकलेगा, वो आगे अगर पिट्यूटरी के पास जाएगा तो वहां जाकर अन्य हार्मोन्स के बनने की दर को बढ़ावा देगा, उनके रिलीज को बढ़वाता है, इसलिए इसे रिलीजिंग हार्मोन कहा गया है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। वैसे रिलीजिंग में कौन कौन से आते हैं वो सब हम आगे पढ़ने वाले हैं, यहां एग्जाम्पल से समझें। हाइपोथैलेमस से निकलने वाला एक रिलीजिंग हार्मोन होता है जिसे हम GHRH के नाम से जानते हैं। ध्यान दें, GHRH नाम का एक रिलीजिंग हार्मोन होता है, फुल फॉर्म समझ लें, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। क्लियर? ये हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकलता है और हाइपोथैलेमस से निकलकर ये हार्मोन पहुंचने वाला है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी तक। कहां पर पहुंचने वाला है? यह एंटीरियर पिट्यूटरी के पास पहुंचता है। अब जैसा कि जितना हमने अब तक समझाया कि रिलीजिंग हार्मोन आगे जाकर क्या करते हैं, आगे जाकर हार्मोन के प्रोडक्शन को बढ़ावा देते हैं। अब यहां हाइपोथैलेमस से निकलने वाला GHRH आगे कहां गया? तो ये गया एंटीरियर पिट्यूटरी के पास में। एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाकर यह ग्रोथ हार्मोन के प्रोडक्शन की दर को बढ़ावा देता है। तो ऐसे हार्मोन जो आगे जाकर हार्मोन के प्रोडक्शन को बढ़ावा देते हैं उन्हें हम रिलीजिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं, जिसका एक एग्जांपल हमने पढ़ा GHRH। अब बात करते हैं इनहिबिटरी हार्मोन्स के बारे में। इनहिबिटरी हार्मोन्स ऐसे होते हैं जब भी ये हार्मोन रिलीज होंगे, ये आगे जाकर अन्य हार्मोन के प्रोडक्शन की दर को कम करवा देते हैं। एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। एक इनहिबिटरी हार्मोन जो कि आपकी हाइपोथैलेमस से निकलता है, उसका नाम होता है GHIH, मतलब ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। क्लियर? GHIH ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन जब हाइपोथैलेमस से निकलता है तो ये भी पहुंचता है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के पास में। क्लियर? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास पहुंचकर ये अपना प्रभाव ये दिखाता है कि यह ग्रोथ हार्मोन के प्रोडक्शन की दर को कम कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं वो जब आगे पहुंचते हैं तो हार्मोन के प्रोडक्शन की दर को बढ़ावा देते हैं, जबकि इनहिबिटरी हार्मोन्स जो होते हैं ये हार्मोन के प्रोडक्शन की दर को कम कर देते हैं। तो ऐसे प्रकार के हार्मोन हाइपोथैलेमस रिलीज करता है। कुछ तो रिलीजिंग हार्मोन होते हैं और कुछ इनहिबिटरी हार्मोन होते हैं। ऐसे कौन कौन से कितने कितने हैं वो समझें। रिलीजिंग हार्मोन जो होते हैं वो होने वाले हैं टोटल 6 रिलीजिंग हार्मोन होते हैं, और इनहिबिटरी हार्मोन्स की बात करें तो 2 प्रकार के इनहिबिटरी हार्मोन्स का निर्माण हमारे हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। तो यहां समझें, हम हाइपोथैलेमस पढ़ रहे हैं। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड इसलिए कहा गया है क्योंकि यह मास्टर ग्लैंड मतलब पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। इसके अलावा यह 2 प्रकार के हार्मोन्स का निर्माण करता है। पहले होते हैं रिलीजिंग हार्मोन, ये हार्मोन आगे जब भी जाएंगे तो नए हार्मोन के प्रोडक्शन की दर को बढ़ाएंगे, और दूसरे होते हैं इनहिबिटरी हार्मोन, ये आगे जब भी जाएंगे तो दूसरे हार्मोन के प्रोडक्शन की दर को कम करने वाले हैं। रिलीजिंग हार्मोन 6 होते हैं, इनहिबिटरी हार्मोन 2 होते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से रिलीजिंग हार्मोन्स हैं और कौन कौन से इनहिबिटरी हार्मोन्स होने वाले हैं। अब बात करते हैं, सबसे पहले हम रिलीजिंग हार्मोन्स के एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं। तो यहां हमने हेडिंग लिखा है रिलीजिंग हार्मोन। जैसा कि हम शुरू में ही कह चुके हैं, रिलीजिंग हार्मोन कितने होते हैं? 6 होने वाले हैं। तो 6 रिलीजिंग हार्मोन होते हैं जो कि हाइपोथैलेमस से निकलते हैं। एक एक करके उनका नाम हम डिस्कस करते हैं। इनके काम करने की प्रवृत्ति तो आप समझ ही गए हैं कि ये काम इस प्रकार करते हैं कि जब भी आगे किसी ऑर्गन के पास पहुंचेंगे तो हार्मोन के प्रोडक्शन की दर को बढ़ावा देंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है इसका, दैट इज GHRH, जिसका हम अभी एग्जाम्पल के तौर पर डिस्कशन पहले ही कर चुके हैं। अब ये GHRH जब भी हाइपोथैलेमस से निकलता है तो इसकी टारगेट साइट, मतलब ये जो पहुंचने वाला है वो ये पहुंचता है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के पास में।
कहां पहुंचने वाला है? यह एंटीरियर पिट्यूटरी के पास पहुंचेगा और एंटीरियर पिट्यूटरी के पास पहुंचने के बाद यह ग्रोथ हार्मोन के प्रोडक्शन की दर को बढ़ावा देता है। तो अब ध्यान दें, पूरा सेंटेंस समझें। यहां जो लिखा गया है यह तो होता है हाइपोथैलेमस से निकलने वाला हार्मोन। कौन से के अंतर्गत आता है? रिलीजिंग हार्मोन के अंतर्गत आता है, जिसमें 6 हार्मोन है। पहला हमने लिखा है GHRH, फुल फॉर्म याद रखें, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। टारगेट साइट भी बता रखें कि अगर GHRH हाइपोथैलेमस से निकलेगा तो जाएगा कहां पर? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा और एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाकर क्या करने वाला है? ग्रोथ हार्मोन के प्रोडक्शन की दर को बढ़ाने वाला है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हमें ग्रोथ हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज करवाना है, इस पूरे फ्लो चार्ट के तौर पर समझें कि ग्रोथ हार्मोन जो निकलता है वो तो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी को आदेश देने वाला, इंस्ट्रक्शन देने वाला हार्मोन तो कौन सा था? GHRH था, और वो कहां से आया था? हाइपोथैलेमस से। मतलब पिट्यूटरी से काम किसने करवाया? हाइपोथैलेमस ने करवाया। इसी वजह से इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड का दर्जा दिया गया है, जिसे हम हाइपोथैलेमस से नाम से जानते हैं। अब दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा एग्जाम्पल होता है दैट इज PRH। पहले फुल फॉर्म समझें। PRH का मतलब होता है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। क्लियर? प्रोलैक्टिन एक हार्मोन का नाम है और रिलीजिंग हार्मोन मतलब ये जब भी आगे जाएगा हार्मोन PRH नाम का तो प्रोडक्शन को बढ़वाने वाला है। PRH जो होता है इसकी टारगेट साइट भी होने वाली है, दैट इज एंटीरियर पिट्यूटरी। यह भी आपका हाइपोथैलेमस से निकलकर एंटीरियर पिट्यूटरी के पास पहुंचता है और एंटीरियर पिट्यूटरी के पास में जाकर यह प्रोलैक्टिन नाम के हार्मोन के प्रोडक्शन को बढ़वाता है। प्रोलैक्टिन नाम के हार्मोन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। प्रोलैक्टिन क्या करता है यह भी याद होना चाहिए। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है यह निकलता तो कहां से है? यह एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। एंटीरियर पिट्यूटरी को इंस्ट्रक्शन किसने दिया? तो वो हाइपोथैलेमस से आने वाले PRH ने दिया। जब भी प्रोलैक्टिन बनेगा तो ये पहुंचेगा कहां पर? वो भी आगे हम समझते हैं। प्रोलैक्टिन जब भी रिलीज होगा तो ये प्रोलैक्टिन जाएगा ब्रेस्ट टिश्यू में पाई जाने वाली मेमोरी ग्लैंड के पास में। कौन सी ग्रंथियों के पास पहुंचने वाला है? यह ब्रेस्ट टिश्यू में पाई जाने वाली मेमोरी ग्लैंड के पास पहुंचने वाला। अब मेमोरी ग्लैंड जो कि मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्रंथियां जिसे हम बोलते हैं, तो यह प्रोलैक्टिन जो होता है यह मेमोरी ग्लैंड के पास जाएगा और मेमोरी ग्लैंड के पास जाकर उनसे मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा देने वाला है। तो ध्यान दें, हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है यह मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा देने वाला है। तो पूरे तथ्यों को समझें, सिस्टमेटिक फ्लो चार्ट में पूरा याद रखें कि सबसे पहले हाइपोथैलेमस एक्शन में आया। हाइपोथैलेमस ने PRH मतलब प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन बनाया। यह हार्मोन आगे चलकर आया एंटीरियर पिट्यूटरी के पास में। इस एंटीरियर पिट्यूटरी ने आने वाले इंस्ट्रक्शन को मानते हुए प्रोलैक्टिन हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़वा दिया। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जब एंटीरियर पिट्यूटरी से बना तो ये पहुंच गया अपनी टारगेट साइट, जाकर मेमोरी ग्लैंड ब्रेस्ट टिश्यूज में पाई जाने वाली मेमोरी ग्लैंड के पास पहुंच गया और मेमोरी ग्लैंड के पास जाकर मिल्क प्रोडक्शन की दर को बढ़वा दिया। क्लियर? तो ये पूरा फ्लो चार्ट याद रखें। एक और सिंपल सी बात दिमाग में बैठा लें कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है अगर देखा जाए तो सबसे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में सबसे सिंपल टॉपिक भी एंडोक्राइन सिस्टम ही है, और अगर समझा उसे ठीक से न जाए तो सबसे हार्ड टॉपिक भी यही है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरे एंडोक्राइन सिस्टम में 1 बाय 1 हार्मोन्स का कोरिलेशन याद होना बहुत जरूरी है कि कौन सा हार्मोन कहां से निकला, कहां गया, उसने जाकर करवाया क्या। ऐसा पूरा कोरिलेशन जो है वह प्रॉपरली याद रखना जरूरी है। इसलिए सिंप्लीफाइड वे में इन एक एक तथ्यों को दिमाग में बिठाएं कि निकला कहां से, गया कहां पर, और जाने के बाद आगे उसके फर्दर एक्शंस क्या क्या होते हैं, उस पूरे सिस्टमेटिक पाथवे को याद रखें। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हम रिलीजिंग हार्मोन्स में तीसरे एग्जाम्पल का जिक्र करते हैं। हमारा तीसरा एग्जाम्पल होता है TRH। अब
टीआरएच की पहले तो फुल फॉर्म समझे। टीआरएच का मतलब होता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्लियर? टीआरएच थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसकी टारगेट साइट की बात करें तो यह भी पहुंचने वाला है हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी के पास में। क्लियर? थायरोट्रोपिन नाम लिखा है, लेकिन यह हार्मोन सीधा थायराइड ग्रंथि के पास में नहीं जाता है। ध्यान दें, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पहुंचता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास में, और एंटीरियर पिट्यूटरी के पास पहुंचकर यह टीएसएच नाम के हार्मोन के प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है। कौन से हार्मोन के प्रोडक्शन को? यह टीएसएच नाम के हार्मोन के प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है। अब यहां पर याद रखना होगा कि ये टीएसएच हार्मोन कहां जाता है, तो ये टीएसएच हार्मोन अब पहुंचता है थायराइड ग्रंथि के पास में, और थायराइड के पास में जाकर T3 और T4 के प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है। क्लियर? तो यहां पर भी इसका पूरा सिस्टमेटिक पाथवे याद रखें। सबसे पहला तथ्य कि हमारे हाइपोथैलेमस ने क्या रिलीज किया, तो हाइपोथैलेमस ने टीआरएच बनाया। टीआरएच मतलब थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये टीआरएच किसके पास गया? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास गया। एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या बना दिया? टीएसएच बना दिया। ये टीएसएच किसके पास गया? थायराइड के पास गया, और ये थायराइड ने इस हार्मोन का आदेश मानते हुए क्या बना दिया? T3 और T4 बना दिया। अगर मैं सीधे शब्दों में पूछूं कि T3 T4 किसने बनाया, एक एक सेंटेंस को ध्यान से सुने और दिमाग में आंसर क्लिक करते रहें। T3 T4 को किसने बनाया? आंसर होना चाहिए थायराइड ने बनाया। क्या थायराइड ने खुद निर्णय लेकर बना दिया या किसी की बात मानकर बनाया? तो जवाब होना चाहिए कि उसने टीएसएच की बात को मानकर, उसके आदेश को सुनकर T3 और T4 का निर्माण किया था। तो अगला पॉइंट यह आता है कि ये टीएसएच कहां से आया, तो जवाब होना चाहिए कि टीएसएच आया है एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो फिर अगला सवाल यह है कि क्या एंटीरियर पिट्यूटरी ने खुद निर्णय लेकर टीएसएच बना दिया था या किसी का आदेश माना था? तो जवाब होना चाहिए कि उसने आदेश माना था हाइपोथैलेमस का, और हाइपोथैलेमस ने आदेश के तौर पर क्या भेजा था? उसने टीआरएच नाम का हार्मोन भेजा था, जिसे हम थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 3 एग्जाम्पल ये हो गए। अब आज करते हैं हम चौथे एग्जाम्पल के बारे में। चौथा होता है सीआरएच। अब पहले अब सीआरएच की फुल फॉर्म समझें। सीआरएच का मतलब होता है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। यह भी हाइपोथैलेमस से निकलने वाला रिलीजिंग हार्मोन है। ये सीआरएच जब भी रिलीज होगा, यह भी पहुंचने वाला है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के पास में। एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाकर उससे एसीटीएच नाम के हार्मोन के प्रोडक्शन को बढ़ावा देगा। कौन से हार्मोन का प्रोडक्शन? एसीटीएच। अब दोनों का नाम क्लियर रखें। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है सीआरएच का मतलब, जो कि हाइपोथैलेमस से निकलता है, और एसीटीएच का मतलब होता है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो कि हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाला है। अब बात करते हैं कि जब एंटीरियर पिट्यूटरी से एसीटीएच निकलेगा तो यह पहुंचने वाला है हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास में। क्लियर? ये पहुंचेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास में। एड्रिनल ग्रंथि के अंदर पाया जाने वाला हिस्सा होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो यहां किडनी के ऊपर ग्रंथि पाई जाती है, उसी को हम एड्रिनल बोलते हैं, जिसे सुप्रारीनल ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। तो यह पहुंच गया एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास में, और एड्रिनल कॉर्टेक्स से यह स्टेरॉइड्स हार्मोन के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने वाला है। क्लियर? तो इसका मतलब स्टेरॉइड हार्मोन किसने बनाए? ये बनाए हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स ने। एड्रिनल कॉर्टेक्स से हार्मोन बनाने का आदेश किसने दिया? तो एसीटीएच ने दिया। एसीटीएच कहां से आया? तो यह एंटीरियर पिट्यूटरी से आया, और एंटीरियर पिट्यूटरी को एसीटीएच बनाने का आदेश किसने दिया? तो वह हाइपोथैलेमस से आने वाले सीआरएच नाम के हार्मोन, जिसे हम कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं, उसके द्वारा आदेश मिलने वाला है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हम 5वें हार्मोन की बात करते हैं। 5वां हार्मोन होता है जीएनआरएच। अब जीएनआरएच का मतलब समझें, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्लियर? जीएनआरएच की फुल फॉर्म समझें। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है, इसकी टारगेट साइट की बात करें
तो यह भी पहुंचने वाला है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास में, और एंटीरियर पिट्यूटरी के पास में पहुंचकर यह FSH और LH जैसे हार्मोन्स के निर्माण को बढ़ावा देगा। FSH एंड LH के प्रोडक्शन को बढ़ावा देगा। अब सभी ने FSH LH सुना होगा, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दोनों ही आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर काम करने वाले हार्मोन्स होते हैं, मींस सेक्सुअल फंक्शनिंग के लिए जिम्मेदार दोनों हार्मोन्स होते हैं। यह एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले हैं। तो ध्यान दें, पांचवा हार्मोन का नाम है GnRH, जिसे हम गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं। यह पहुंचेगा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास में। एंटीरियर पिट्यूटरी इसके आदेश की वजह से FSH और LH का निर्माण करेगी, और यह हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के काम करने में योगदान देने वाले हार्मोन्स होने वाले हैं। तो यह हो गया पांचवा हार्मोन। हम बात करते हैं छठे हार्मोन के बारे में, और छठा हार्मोन होता है MSH। MSH की फुल फॉर्म समझें, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। MSH का तात्पर्य होता है मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब यह कहां जाएगा? इन 6 रिलीजिंग हार्मोन जो हम पढ़ रहे थे, उन 6 रिलीजिंग हार्मोन में से 5 तक जितने हमने हार्मोन पढ़े, उन सब की टारगेट साइट एंटीरियर पिट्यूटरी थी, लेकिन मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की टारगेट साइट एंटीरियर पिट्यूटरी न होकर इसकी टारगेट साइट होने वाली है स्किन। अब स्किन के अंदर मेलेनोसाइट नाम की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब ये जाकर मेलेनोसाइट को स्टिमुलेट करेगा, जिससे मिलेनिन नाम का पिगमेंट का प्रोडक्शन बढ़ने वाला है, और मिलेनिन का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जितना ज़्यादा मिलेनिन स्किन में होगा उतना ज़्यादा हमें डार्कनिंग ऑफ स्किन देखने को मिलने वाला है। क्लियर? तो ध्यान दें, MSH का पूरा पाथवे समझें। MSH का मतलब होता है मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये निकल कर गया स्किन के पास में। स्किन के अंदर कौन सी कोशिका को स्टिमुलेट किया? तो इसने मिलेनोसाइट्स नाम की कोशिका को स्टिमुलेट किया। मिलेनोसाइट को स्टिमुलेट करने से क्या प्रोडक्शन हुआ? उससे मिलेनिन का प्रोडक्शन हुआ, और जितना ज्यादा मिलेनिन का प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा स्किन का कलर डार्क होगा, उतना ब्लैक स्किन होने वाली है, और जितना मेलेनिन का प्रोडक्शन कम होता है उतनी ब्राइट, उतनी फेयर स्किन होती है। तो पता रखें कि मेलेनिन का प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिससे डार्कनिंग ऑफ द स्किन देखने को मिलने वाला है। तो ये थे हमारे 6 रिलीजिंग हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस के द्वारा रिलीज किए जाते हैं, और यह इनमें 6 में से 5 हार्मोन जाकर एंटीरियर पिट्यूटरी को आदेश देने का काम करते हैं, जिससे अलग अलग हार्मोन के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने का काम करते हैं। और छठा हार्मोन जो MSH था, यह स्किन के पास जाकर मिलेनिन प्रोडक्शन को बढ़ावा देकर स्किन के डार्कनिंग के लिए जिम्मेदार होने वाला है। अब हम बात करेंगे इनहिबिटरी हार्मोन्स के बारे में। अब दूसरे प्रकार के जो हमारे हार्मोन्स थे उनके बारे में हम जिक्र करते हैं, दैट इज द इनहिबिटरी हार्मोन्स। जैसा कि हमने शुरू में डिस्कस किया था, इनहिबिटरी हार्मोन कितने होते हैं? 2 इनहिबिटरी हार्मोन होने वाले हैं। सबसे पहला इनहिबिटरी हार्मोन होता है दैट इज GHIH, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। अब ये GHIH जो होता है, इसकी टारगेट साइट भी आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी ही रहने वाली है, और यह एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाकर फंक्शन ये दिखाएगा कि यह ग्रोथ हार्मोन के प्रोडक्शन की दर को कम करवा देगा। अब GHRH और GHIH दोनों का काम करने का पाथवे एक जैसा ही है, लेकिन काम बिल्कुल उल्टा है। पाथवे सेम कैसे है? क्योंकि GHRH जो था, जैसे कि पिछले पॉइंट में देख लें आप, GHRH जो था वो भी एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जा रहा था, और हमने अब जो GHIH लिखा है ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जा रहा है। पाथवे दोनों का सेम है, लेकिन GHRH जहां ग्रोथ हार्मोन के प्रोडक्शन को बढ़ावा दे रहा था, वहीं GHIH जो होता है वह पिट्यूटरी के पास जाकर ग्रोथ हार्मोन के प्रोडक्शन की दर को कम कर देता है। तो ये हो गया हमारा GHIH हार्मोन। GHIH हार्मोन को हम एक अन्य नाम से जानते हैं, इसे हम सोमेटोस्टेटिन के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है
ध्यान देने वाली बात है कि GHIH का अन्य नाम क्या होता है, तो GHIH जो होता है उसका अन्य नाम होता है कि इसे हम सोमेटोस्टेटिन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं हम दूसरे इनहिबिटरी हार्मोन के बारे में। दूसरा इनहिबिटरी हार्मोन होता है PIH। अब PIH की फुल फॉर्म समझें। PIH का मतलब होता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। इसका भी पाथवे सेम रहने वाला है जैसा हमारा PRH का था। यह भी हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी पर जाकर एक्शन दिखाता है और एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाकर यह प्रोलैक्टिन के निर्माण को कम कर देता है। अब ध्यान दें, PIH जो होता है जिसका फुल फॉर्म है प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, यह भी एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है और एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाकर प्रोलैक्टिन के प्रोडक्शन को कम करवा देता है। अब वही तथ्य मैं यहां पर PIH के लिए भी कहूंगा, जैसा PRH हार्मोन था उसका पाथवे था वैसा ही पाथवे हमारे PIH का भी है। अब यहां पाथवे समझे। PRH का प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन था, कहां काम कर रहा था, एंटीरियर पिट्यूटरी पर काम कर रहा था और क्या काम कर रहा था, प्रोलैक्टिन के प्रोडक्शन को बढ़ावा दे रहा था। वहीं हमारा PIH हार्मोन जो है वह भी एंटीरियर पिट्यूटरी पर काम कर रहा है, लेकिन यह प्रोलैक्टिन के प्रोडक्शन को कम करवाता है, उसे इनहिबिट करने वाला काम करने वाला है। क्लियर। वहीं हम PIH को भी एक अन्य नाम से जानते हैं। PIH का अन्य नाम होता है, इसे हम डोपामीन के नाम से भी जानते हैं। ध्यान दें, PIH is also known as dopamine and GHIH is also known as the somatostatin। तो ये दोनों महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। आप PIH का भी अन्य नाम याद रखें और साथ ही साथ आप सोमेटोस्टेटिन जो कि GHIH का अन्य नाम है उसे भी भली भांति याद रखें। दोनों इनहिबिटरी हार्मोन्स हैं, मीन्स दोनों ही आगे जाकर किसी हार्मोन के प्रोडक्शन को इनहिबिट करते हैं। ये हो गए हमारे दो इनहिबिटरी हार्मोन। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। हम डिस्कस करेंगे कि हमने हाइपोथैलेमस के 6 रिलीजिंग हार्मोन और 2 इनहिबिटरी हार्मोन का डिस्कशन किया। इन 8 हार्मोन्स के अलावा हमारा हाइपोथैलेमस 2 एडिशनल हार्मोन्स का सिंथेसिस भी करता है। अब ध्यान दें, हमने शुरू में ही हार्मोन सिंथेसिस और रिलीज के अंदर अंतर डिस्कस किया था, एक बार वापस डिस्कस करेंगे। हमारा हाइपोथैलेमस, जितने अब तक हमने 8 हार्मोन पढ़े, इन 8 हार्मोन का तो सिंथेसिस भी हाइपोथैलेमस करता है, उन्हें ब्लड में रिलीज भी हाइपोथैलेमस करता है। मतलब उन 8 हार्मोन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, बनाता भी हाइपोथैलेमस ही है और बनाने के बाद आगे जो ब्लड में छोड़ने का काम है वह भी हाइपोथैलेमस ही करता है। तो इन 8 हार्मोन्स को, जैसे कि 6 रिलीजिंग और 2 इनहिबिटरी, इन्हें बनाया भी हाइपोथैलेमस न था और खून के अंदर छोड़ा भी हाइपोथैलेमस नहीं था। इन 8 हार्मोन के अलावा 2 हार्मोन ऐसे होते हैं जिनको बनाता तो हाइपोथैलेमस है लेकिन कभी उन्हें ब्लड में छोड़ता नहीं है। इसका मतलब प्रोडक्शन तो किया है लेकिन रिलीज वाला काम नहीं करेगा। वह रिलीज करने के लिए रेडीमेड बना बनाया अपना हार्मोन जो होता है वह पोस्टीरियर पिट्यूटरी को सुपुर्द कर देता है। कैसे और कौन कौन से हार्मोन होते हैं वो समझें। इन 2 हार्मोन में पहला होता है ADH। ADH का मतलब होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन और दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन। अब ध्यान दें, 2 हार्मोन का सिंथेसिस हमारे हाइपोथैलेमस द्वारा होता है। पहला है ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन और दूसरा ऑक्सीटोसिन। अब ये दोनों हार्मोन बनाता तो हाइपोथैलेमस है, इन दोनों को बनाने के बाद में ये बने बनाए हार्मोन जो हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी को सुपुर्द कर देगा। ब्लड में जाएंगे या नहीं जाएंगे? ब्लड में नहीं जाने वाले, क्योंकि ब्लड में अगर चले जाते तो उसे हम रिलीज होना मान लेते हैं। सभी को सिंथेसिस रिलीज में अंतर समझ में आ गया होगा। किसी वस्तु को बनाना क्या होता है? सिंथेसिस। उसे खून में छोड़ना क्या होता है? रिलीज। तो हमारा हाइपोथैलेमस इन 2 हार्मोन को बनाता तो है, उन्हें खून में नहीं जाने देता और बिना खून में जाए रेडीमेड हार्मोन जो है वो हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी को सौंप देता है।
अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी, वह रेडीमेड मिलने वाले हार्मोन को अपने पास में सुरक्षित इकट्ठा रखेगी, उसे स्टोर करके रखने वाली है। और जब आवश्यकता पड़ेगी, जब भी बॉडी को आवश्यकता होगी, जरूरत होगी, तब वह पोस्टीरियर पिट्यूटरी उसे जरूरत के अनुसार थोड़ा थोड़ा खून में छोड़ता रहेगा। क्लियर? तो इसका मतलब इन दोनों हार्मोन का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इन दोनों का सिंथेसिस किसने किया और इन दोनों को रिलीज कौन करता है, तो आपका आंसर दोनों अलग अलग होने चाहिए। क्लियर? इन दोनों हार्मोन का सिंथेसिस तो किसने किया है, तो यहां पर तो आपका आंसर सेम ही रहेगा, सिंथेसिस तो हाइपोथैलेमस नहीं किया है। क्लियर? सिंथेसिस जो है वो तो हाइपोथैलेमस नहीं किया है, लेकिन रिलीज की बात अगर हम करें तो इसको रिलीज जो है वह पोस्टीरियर पिट्यूटरी करने वाला है। तो अब रिलीज के लिए यह पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास कैसे आ गया, तो जवाब पता होना चाहिए कि हाइपोथैलेमस ने सिंथेसाइज तो किया और बना के पिट्यूटरी को दे दिया, पिट्यूटरी ने वो सामान अपने पास में सुरक्षित रखा और जरूरत पड़ने पर उसे खून में छोड़ा। इसलिए रिलीज अगर पूछा जाए कि ऑक्सीटोसिन कहां से रिलीज होता है, तो आंसर होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और ऑक्सीटोसिन कहां सिंथेसाइज होता है, तो आंसर होने वाला है हाइपोथैलेमस। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और तथ्य समझ लें। एडीएच जो होता है यह हाइपोथैलेमस के अंदर पाए जाने वाले एक सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई के द्वारा होता है। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। और हमारा ऑक्सीटोसिन जो होता है यह रिलीज होता है आपके हाइपोथैलेमस के अंदर ही पाए जाने वाली एक अलग संरचना जिसे हम पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो ध्यान दें, यहां एडीएच और ऑक्सीटोसिन दोनों हाइपोथैलेमस के अंदर पाई जाने वाली कुछ विशेष संरचनाओं के द्वारा सिंथेसाइज की जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच जो होता है यह तो सिंथेसाइज होता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई के द्वारा, और ऑक्सीटोसिन जो होता है यह सिंथेसाइज होता है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई के द्वारा। याद रखने वाली बात इसलिए है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ऑक्सीटोसिन कहां से सिंथेसाइज होता है और एडीएच कहां से सिंथेसाइज होता है, तो दोनों की लोकेशन पता रखें। दोनों हाइपोथैलेमस के अंदर पाई जाने वाली ही संरचनाएं हैं, और साथ ही साथ उनका आगे तथ्य हमने जो पढ़ा था कि सिंथेसिस और रिलीज में अंतर है, वो भी आपको याद रखना है। तो ये हो गए हमारे दो एडिशनल हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस बनाता है। अब एक थोड़ा लॉजिकल, एक कॉमन सेंस वाला सवाल पूछता हूं, थोड़ा दिमाग में आंसर सोचें। अगर आपसे पूछ लें कि हाइपोथैलेमस टोटल कितने हार्मोन सिंथेसाइज करता है, सोचें कि हाइपोथैलेमस टोटल कितने हार्मोन सिंथेसाइज करता है, तो आंसर 2 होगा या 8 होगा। जो हमने पहले पढ़े 8, 6 रिलीजिंग 2 इनहिबिटरी, 8 आंसर होगा कि 2 होगा। तो जवाब होना चाहिए कि हाइपोथैलेमस टोटल 10 हार्मोन्स का निर्माण करता है। अब हार्मोन 10 का निर्माण कैसे हो गया, क्योंकि जो हमने 8 पहले पढ़े जो कि 6 रिलीजिंग हार्मोन 2 इनहिबिटरी, उनको वह खून में छोड़ता है। अगर खून में हाइपोथैलेमस छोड़ता है तो बनाए किसने होंगे, बनाए भी हाइपोथैलेमस नहीं होंगे, और इन दोनों को भी हाइपोथैलेमस नहीं बनाया है। तो अगर आपसे पूछें कि हाइपोथैलेमस ने टोटल कितने हार्मोन सिंथेसाइज किए, कितने बनाए, तो टोटल 10 बनाए, लेकिन खून में कितनों को छोड़ा है, तो खून में केवल 8 हार्मोन को रिलीज किया है, और 2 हार्मोन जो बच गए उन्हें रेडीमेड तौर पर किसको सौंप दिया है, उन्हें पोस्टीरियर पिट्यूटरी को सौंप दिया है। और 8 जो खून में छोड़े हैं वो 8 कौन कौन से हैं, उन 8 में से 6 रिलीजिंग हार्मोन थे और 2 इनहिबिटरी हार्मोन थे। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा हम पीछे के तथ्य पर जाएं कि अगर इनहिबिटरी हार्मोन हम पढ़ें तो आपके दिमाग में एक क्यूरियोसिटी जरूर जाग रही होगी, एक सवाल दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि सर रिलीजिंग हार्मोन तो हमने 6 पढ़ लिए, कि मीन्स जब
कोई हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़वाना होता है तो हमारा हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन रिलीज कर देता है, जिससे कि हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ता है। लेकिन जब हार्मोन एक्सेसिव न बन जाए, बहुत ज्यादा न बन जाए, उन्हें रोकने के लिए जब उसके एंटागोनिस्ट हार्मोन, जब इनहिबिटरी हार्मोन चाहिए, तो वो दो ही हार्मोन क्यों हैं? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहां पूरा आगे डिटेल में डिस्कस करता हूं कि अगर हम कहें कि हमारे शरीर में ग्रोथ हार्मोन की आवश्यकता है, या ग्रोथ हार्मोन कम या ज्यादा जैसा भी है, हमें ग्रोथ हार्मोन की जरूरत है। जब हमें ग्रोथ हार्मोन की जरूरत होगी तो हमारा हाइपोथैलेमस क्या करने वाला है? GHRH का प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा। अब ध्यान दें, हाइपोथैलेमस अगर GHRH बनाएगा तो ये GHRH पहुंचने वाला है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के पास में, और एंटीरियर पिट्यूटरी के पास पहुंचने से ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा ही प्रतिदिन होता रहा, ऐसा ही 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन होता रहा, तो क्या ऐसा नहीं होगा कि शरीर में ग्रोथ हार्मोन जितना चाहिए उसकी तुलना में और अधिक एक्सेस टॉक्सिसिटी वाली मात्रा में बन जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है। उसे रोकने के लिए कि हार्मोन शरीर में बहुत एक्सेस ना बन जाए, ज्यादा ना हो जाए, उसे रोकने के लिए एक अन्य हार्मोन होता है जिसे हम बोलते हैं GHIH। क्लियर? GHIH कब प्रभाव में आएगा? जब हमारे शरीर में ग्रोथ हार्मोन की मात्रा अधिक हो जाएगी। जितना चाहिए उतना बन गया, अभी और बनता ही जा रहा है। तब उस एक्सेस मात्रा होने पर तुरंत GHIH प्रभाव में आएगा। ये GHIH प्रभाव में आते ही किसके पास पहुंचेगा? ये भी पहुंचेगा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास में, और एंटीरियर पिट्यूटरी से अब दोबारा ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन रोक देगा और नया ग्रोथ हार्मोन नहीं बनने देगा। इसका मतलब अगर शरीर को ग्रोथ हार्मोन चाहिए तब तो कौन रिलीज होगा? GHRH, कि हमारे पास हार्मोन खत्म हो गया है। क्लियर? हार्मोन का लेवल बढ़वाना है तो GHRH प्रभाव में आएगा और GHRH आकर उस हार्मोन के लेवल को बढ़वा देगा। जब हार्मोन जितना चाहिए उतना बन गया है लेकिन अभी भी और बनता ही जा रहा है, तो तुरंत अब GHIH प्रभाव में आएगा और नया प्रोडक्शन की दर को बंद करवा देगा। अगर नया नहीं बनेगा तो लेवल उतना ही रहेगा। लेवल उतना ही नहीं रहेगा क्योंकि जितना बना है वो तो हर एक मिनट में, हर एक घंटे के बीतने के साथ में शरीर में इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका मतलब उसका लेवल धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। अब अगर लेवल कम हो जाएगा और जितना चाहिए उससे भी कम हो गया, तो दोबारा कौन एक्शन में आएगा? तब दोबारा GHRH एक्शन में आएगा। मतलब हमारे शरीर में ग्रोथ हार्मोन का लेवल निश्चित बना रहे, इसके लिए दो हार्मोन प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं। पहला होता है GHRH और दूसरा होता है GHIH। GHRH हमेशा चाहता है कि ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़वाया जाए। जब भी आवश्यकतानुसार हार्मोन बन जाता है तुरंत इनहिबिट करने वाला प्रभाव में आकर उसको स्टॉप कर देता ताकि एक्सेस मात्रा में हार्मोन न बने। तो यहां पर तो दोनों तरह के हार्मोन हैं, बढ़ाने वाला भी है, रोकने वाला भी है। लेकिन वहीं अगर मैं कहूं कि हमारे शरीर में TRH रिलीज हुआ है, TRH मतलब थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहां जाएगा? ये जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास में। एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाकर क्या बनवाएगा? तो यह TSH का निर्माण करवाएगा। ये TSH कहां जाएगा? तो ये TSH जाएगा आपके थायराइड के पास में, और थायराइड के पास जाकर T3 और T4 के प्रोडक्शन को बढ़वा देगा। ये पूरा पाथवे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा लिखने का औचित्य क्या है वो समझें। अब हम कहते हैं कि हमारे हाइपोथैलेमस ने काम की शुरुआत की कि उसने सबसे पहले TRH नाम के हार्मोन को रिलीज किया। यह हार्मोन आ गया एंटीरियर पिट्यूटरी के पास में। एंटीरियर पिट्यूटरी ने बना दिया TSH, TSH चला गया थायराइड के पास में, और थायराइड ने उस TSH के इन्फ्लुएंस में बना दिया T3 और T4। क्या ऐसा होगा कि T3 T4
कम थे, तो फिर TRH ने आकर यह पूरी घटना को अंजाम दिया और T3 T4 का लेवल नॉर्मल से थोड़ा ऊपर की तरफ आ गया। क्या अब भी लगातार TRH बनता रहना चाहिए? क्या अब भी लगातार नए T3 T4 का प्रोडक्शन जारी रहना चाहिए या रोक देना चाहिए? अब सोचने वाली बात यह है कि जितना T3 T4 चाहिए था उतना आ चुका है, फिर भी अगर यह पाथवे जारी रहा तो क्या हार्मोन की टॉक्सिसिटी, क्या हार्मोन एक्सेसिव मात्रा में हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। क्या उन्हें रोका जाना चाहिए? तो बिल्कुल रोका जाना चाहिए। आवश्यकतानुसार ही बनना चाहिए, उससे एक्सेस में नहीं बनना चाहिए। तो अब अगर T3 और T4 का प्रोडक्शन बढ़ने लग जाए तो अब उसको रोकेगा कौन? क्या हमने किसी TIH नाम के हार्मोन का जिक्र किया है? क्या हमने कोई थायरोट्रोपिन इनहिबिटरी हार्मोन का जिक्र किया है या नहीं किया? जैसा कि हम पिछले पॉइंट में देखें, हमने GHRH को रोकने के लिए GHIH का जिक्र जरूर किया था कि GHRH से इन्फ्लुएंस में जब ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाता है तो उसका विपरीत हार्मोन भी होता है जिसे हम ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन बोलते हैं। लेकिन अगर यहां देखा जाए तो क्या TRH का विपरीत हार्मोन TIH शरीर में होता है कि नहीं होता? तो आपने जितने भी इनहिबिटरी हार्मोन पढ़े, इनहिबिटरी कितने थे? 2 थे, केवल GHIH और PIH। हमने किसी थायरोट्रोपिन इनहिबिटरी हार्मोन का जिक्र ही नहीं किया, मतलब ऐसा TIH नाम का कोई हार्मोन होता ही नहीं है। क्लियर? TIH नाम का हार्मोन नहीं होता है तो फिर दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि सर अगर इनहिबिट करने वाला कोई हार्मोन नहीं है तो फिर हमारे शरीर में T3 T4 की मात्रा नियंत्रित कैसे रह पाती है, वह नॉर्मल रेगुलेट कैसे हो पाती है? उसके लिए एक विशेष प्रकार के मैकेनिज्म काम करते हैं जिसे हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो हम दोनों मैकेनिज्म का जिक्र करेंगे। तो यहां हम समझते हैं पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में। तो यहां हम दोनों के बारे में लिखते हैं। एक होता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और दूसरा होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब इन दोनों तथ्यों को समझें कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म या पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म से तात्पर्य क्या है। अब ये फीडबैक तब इन्फ्लुएंस में आता है, मान लिया जाए कि हमारे शरीर में TRH हार्मोन का प्रोडक्शन हुआ। पूरे पाथवे को एक सिंप्लीफाई वे में समझे। मान लेते हैं हमारे शरीर में TRH नाम के हार्मोन का प्रोडक्शन हुआ, तो सिंपल सवाल यह भी है कि TRH बनाया किसने? आंसर होना चाहिए हाइपोथैलेमस ने बनाया। TRH निकलकर किसके पास पहुंचा? तो ये पहुंच गया है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास में। एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या बना दिया है? TSH बना दिया है। ये TSH किसके पास पहुंचा है? ये TSH पहुंचा है थायराइड के पास में, और T3 और T4 की मात्रा में इजाफा हो गया है और T3 और T4 की मात्रा बढ़ चुकी है। ये पाथवे हम जस्ट इसके पिछले पेज में भी डिस्कस कर चुके थे और यही बात हमने दोबारा लिखी है कि यहां पर TRH के इन्फ्लुएंस में एंटीरियर पिट्यूटरी के पास गया, उससे TSH बना, तो थायराइड के पास गया और T3 T4 का प्रोडक्शन बढ़ गया। जैसे ही T3 T4 का प्रोडक्शन मान लेते हैं इतना नॉर्मल होना चाहिए था। अगर इसमें एग्जाम्पल में लिखूं तो मान लेते हैं हम यहां लिखें, एग्जाम्पल लिख रहा, नॉर्मल वैल्यूज नहीं लिखी है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। मान लेते हैं कि शरीर में खून में 10 mg T3 T4 होना चाहिए था। ये नॉर्मल वैल्यू नहीं है, ये एग्जाम्पल के लिए लिखा है कि मान लेते हैं कि हमारे शरीर को 10 mg T3 T4 की जरूरत थी और इस TRH के इन्फ्लुएंस में 10 mg बन चुका है और अब वैल्यू जो है 11 mg 12 mg की तरफ बढ़ रही है। लगातार नए हार्मोन का प्रोडक्शन ज्यादा है। जब 10 की जरूरत थी और लेवल 11-12 तक पहुंच जाएगा, तब
एक नकारात्मक आंसर, एक नकारात्मक जवाब पहुंचने वाला है हमारे हाइपोथैलेमस के पास और पिट्यूटरी के पास। और वो नकारात्मक इन्फ्लुएंस कौन भेजेगा? ये खून में घूमने वाला एक्सेसिव T3 और T4। 10 चाहिए था, अभी लगातार नया प्रोड्यूस होने की वजह से कितना हो गया है? खून में 12 mg तक वैल्यू पहुंच गई है। तो ये T3 और T4 जब खून में नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगा तो एक फीडबैक पहुंचेगा, और वो फीडबैक जाने वाला है आपका कौन से ऑर्गन के पास में? हाइपोथैलेमस के पास में, और साथ ही साथ एंटीरियर पिट्यूटरी के पास में भी जाने वाला है। अब फीडबैक क्या जाएगा? फीडबैक ये जाएगा कि नए हार्मोन का प्रोडक्शन रोक दिया जाए, क्योंकि हार्मोन की वैल्यू नॉर्मल से अधिक हो गई है। देखें, नॉर्मल कितना होना चाहिए था? 10 mg, हो कितना गया है? 12 mg। क्यों हो गया है? क्योंकि लगातार ये घटना चल रही थी और लगातार नए हार्मोन का प्रोडक्शन जारी था, जिससे हुआ ये कि एक्सेस मात्रा में हार्मोन बन गया है। जैसे ही खून में T3 और T4 की मात्रा बढ़ती है तो कोई नया हार्मोन आकर उनके प्रोडक्शन को नहीं रुकवाता है, कोई इनहिबिटरी हार्मोन आकर उनके प्रोडक्शन को नहीं रुकवाता है। वो हार्मोन खुद ही एक फीडबैक भेजते हैं कि हमारी वैल्यू ज्यादा हो गई है, हमारी मात्रा अधिक हो गई है, अब नए प्रोडक्शन को रोक देना चाहिए। इस प्रकार का जो नकारात्मक फीडबैक पहुंचता है, नेगेटिव का मतलब नकारात्मक, और नकारात्मक क्यों है? क्योंकि फीडबैक ये है कि प्रोडक्शन रोक दिया जाए। अगर यही जवाब होता, यही फीडबैक अगर ये होता कि और प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, तो उसे हम क्या बोलते? पॉजिटिव फीडबैक बोलते। लेकिन यहां पर T3 T4 की मात्रा अधिक हो गई है, तो नया प्रोडक्शन रोकने के लिए फीडबैक भेजा गया है, नकारात्मक फीडबैक भेजा गया है। इस घटना को हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। अब ध्यान दें, नेगेटिव फीडबैक कब हम बेचते हैं? तो नेगेटिव फीडबैक हम तब बेचते हैं जब हमारे खून में हार्मोन की मात्रा जितनी आवश्यक है उससे अधिक होने लगती है, तब हम नेगेटिव फीडबैक बेचते हैं कि नए प्रोडक्शन को रोक दिया जाए। इस प्रकार का जो फीडबैक बेचते हैं उसे हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। क्लियर है सभी को? अब अगला तथ्य समझे। मान लिया जाए कि आज सुबह सुबह हमारे शरीर में हार्मोन 10 चाहिए था और 12 बन चुका है। किसकी वजह से? इस पूरी घटना की वजह से 12 mg बन चुका है सुबह के टाइम पर। क्लियर? सुबह के टाइम पर 12 mg हो गया था। क्या हम 12 mg हो जाने पर और प्रोडक्शन जारी रखेंगे या फीडबैक भेजेंगे? तो सीधा आंसर होगा कि सर हमारा T3 और T4 जो ज्यादा हो गया है वो फीडबैक भेजेगा। किसको भेजेगा? हाइपोथैलेमस को और एंटीरियर पिट्यूटरी को। फीडबैक जाने से ये दोनों ऑर्गन क्या कर देंगे? ये अपना काम रोक देंगे। अपना काम रोक देंगे मतलब नया हार्मोन नहीं बनाएंगे। तो अब सुबह सुबह हमारे शरीर में फीडबैक जाने की वजह से नया प्रोडक्शन तो बंद हो गया है, लेकिन अभी खून में हार्मोन कितना है? 12 mg है। अब होगा ये कि हम पूरे दिन भर हमारी रूटीन शारीरिक गतिविधियां करेंगे, चलना फिरना, कोई काम पे जा रहा है, जॉब पे जा रहा है, जो भी काम है, हम पूरे दिन भर अपना नॉर्मल रूटीन वर्क कर रहे हैं। क्या उस वर्क के दौरान, उस काम के दौरान क्या ये T3 T4 का भी इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा? T3 T4 मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने वाले हार्मोन हैं, तो हम जब जो भी दिन में प्रक्रियाएं करते हैं उनमें T3 T4 हार्मोन जरूर यूटिलाइज होता है, मतलब इस्तेमाल हो जाता है। तो जब सुबह तो 12 mg था, लेकिन दिन भर अगर काम करेंगे तो वो हार्मोन धीरे धीरे खत्म भी होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होने वाला है। और मान लेते हैं कि जो सुबह 12 mg था वो शाम को पहुंच गया है 6 mg तक। तो सुबह से शाम में वो 6 mg कहां चला गया? तो जवाब होना चाहिए कि दैनिक गतिविधियों के दौरान जितना भी मेटाबॉलिज्म हुआ उसमें थोड़ा बहुत T3 T4 इस्तेमाल हो गया, खत्म हो गया। अब शाम के टाइम पर, रात के टाइम पर वो हमारा T3 T4 पहुंच चुका है 6 mg तक। क्लियर? नॉर्मली होना कितना चाहिए खून में? तो हमने शुरू में लिखा था कि खून में होना तो 10 चाहिए था। सुबह सुबह इस घटना की वजह से कितना हो गया था? 12 हो गया था। 12 होते ही हमने क्या किया था?
नया बनवाना बंद करवा दिया था, लेकिन रात होते होते वो कितना बच गया है? 6 बच गया है। नॉर्मल से ज्यादा बचा हुआ है या नॉर्मल से कम हो गया? तो रात होते होते तो T3 T4 नॉर्मल से बिल्कुल कम हो गया। शरीर क्या चाहता है? नॉर्मल से कम ही बना रहे या नॉर्मल बना रहे या नॉर्मल से अधिक बना रहे? तो हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी तो यही चाहती है कि वह नॉर्मल रेंज पर बना रहे। अगर यह 6 mg तक पहुंच गया है तो क्या दोबारा उस बंद पड़ी फैक्ट्री को दोबारा चालू करवाया जाना चाहिए? बंद पड़ी फैक्ट्री से क्या मतलब है? सुबह सुबह हमने फैक्ट्री बंद करवा दी थी, नया काम बंद करवा दिया था क्योंकि हमारे पास हार्मोन अधिक था, लेकिन शाम होते होते हमारे पास प्रोडक्ट खत्म हो गया। क्या फैक्ट्री दोबारा से चालू करवाई जानी चाहिए? क्या दोबारा से नया हार्मोन बनाकर 10 mg की तरफ लाया जाना चाहिए? तो बिल्कुल लाया जाना चाहिए। जब हमारे सर्कुलेशन के अंदर इस हार्मोन की मात्रा नॉर्मल से कम हो गई है तो दोबारा फीडबैक पहुंचता है, और दोबारा फीडबैक किसके पास पहुंचता है? दोबारा फीडबैक हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के पास पहुंचता है कि TRH की और TSH के प्रोडक्शन को दोबारा बढ़वा दिया जाए और दोबारा इस पाथवे से हार्मोन के प्रोडक्शन की दर को बढ़वाया जाए। इस प्रकार के फीडबैक को हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं। क्लियर? ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, उनके नाम को ही ध्यान से समझें तो आप उसको क्लियरली समझ सकते हैं। अब ये बताइए, एक मान लेते हैं कि कोई एग्जाम्पल समझते हैं, एक कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री है। क्लियर? कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री रोजाना कपड़े बना बनाकर आगे मार्केट में बेचती रहती है। उसके स्टोर के ऊपर जो दुकान है, शोरूम लगा हुआ है, वहां पर रोजाना वो कपड़े बना बनाकर वो फैक्ट्री वाले उस शोरूम पे लगाते रहते हैं। शोरूम के अंदर स्टॉक भर गया है, तो फिर शोरूम वाले क्या कहेंगे? फैक्ट्री वालों को बोलेंगे कि आप कपड़े बनाना कुछ दिन बंद कर दीजिए, हमारे पास स्टॉक काफी हो चुका है। क्लियर? अब हुआ ये कि जब उस शोरूम वाले के पास में कपड़े नॉर्मल जितने उसके स्टॉक में होने चाहिए उससे ज्यादा स्टॉक में हो गए, तो उसने फैक्ट्री को बोल दिया कि आप नए कपड़े बनाना बंद कर दीजिए। क्लियर? कंपनी ने बात मानकर फैक्ट्री वाले ने नया प्रोडक्शन बंद कर दिया। अब शोरूम तो चालू ही है, मतलब शरीर का मेटाबॉलिज्म जारी है, शोरूम चालू है, शोरूम पे कपड़े लगातार सुबह से शाम तक बिकते जा रहे हैं। 4-5 दिन में यह हुआ कि शोरूम का स्टॉक खत्म होने के कगार पर आ गया है। जो पहले बहुत सारा स्टॉक पड़ा था वो धीरे धीरे कम हो गया है। अब वो शोरूम वाला क्या चाहेगा कि दोबारा फैक्ट्री में कपड़े बनाना शुरू किए जाएं या नहीं किए जाएं? तो सिंपल सा जवाब है कि शोरूम वाला तो यही कहेगा कि अब धीरे धीरे स्टॉक कम होता जा रहा है, आप दोबारा कपड़े बनाने का काम चालू कर दीजिए। क्लियर? तो उस एग्जाम्पल को यहां कोरिलेट करते हैं। जब शोरूम में स्टॉक से जितना आवश्यकता थी उस ज्यादा स्टॉक हो गया था, मींस 10 mg T3 T4 चाहिए था, 12 हो गया था, तब फैक्ट्री बंद करवा दी थी। फैक्ट्री बंद करवाने से मतलब हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी से प्रोडक्शन रोक दिया था। क्लियर? फिर शोरूम दिन ब दिन चलता रहा, कपड़े बिकते गए, मतलब शरीर में मेटाबॉलिज्म चलता रहा, T3 T4 धीरे धीरे इस्तेमाल होता रहा और शाम तक वो कितना हो गया? 6 mg हो गया, मतलब शोरूम का स्टॉक कम हो गया। फिर शोरूम वाले ने क्या किया था? फैक्ट्री वाले को फोन करके वापस कपड़े बनाने का आदेश दिया था। तो ये 6 mg हो जाने पर भी क्या होगा? ये दोबारा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को आदेश देगा कि आप दोबारा से TRH और TSH का प्रोडक्शन चालू कर दें ताकि T3 T4 का वापस प्रोडक्शन शुरू हो पाए। इस घटना को हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो सिंपल तथ्य याद रखना है। सवाल यह आएगा कि हमारे शरीर में नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कब स्टिमुलेट होता है? हम नेगेटिव फीडबैक कब देते हैं? तो बताइए, शोरूम वाले ने मना कब किया था? माल खत्म हो गया तब या माल ज्यादा बन गया तब? तो जवाब होगा कि माल ज्यादा भर गया था, स्टॉक ज्यादा हो गया था, तब उसने मना किया था, तब उसने नेगेटिव जवाब दिया था। तो यहां पर भी आंसर होना चाहिए कि अगर एग्जाम में सवाल आता है कि हमारी बॉडी नेगेटिव फीडबैक कब देती है, तो आंसर होना चाहिए व्हेन द लेवल ऑफ द हार्मोन बिकम्स इंक्रीज्ड इन द सर्कुलेशन, देन द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इज स्टिमुलेटेड।
जब खून के अंदर हार्मोन आवश्यकता से अधिक हो जाता है तब नेगेटिव फीडबैक दिया जाता है। वहीं हम बात करें, सवाल दूसरा यह आ सकता है कि हमारा शरीर जो है वो पॉजिटिव फीडबैक कब देता है। तो उस एग्जाम्पल से याद करें, शोरूम वाले ने पॉजिटिव फीडबैक मतलब कपड़े और बनाने के लिए कब बोला था, जब उसके पास स्टॉक कम था तब, या स्टॉक अधिक था तब। तो जवाब होना चाहिए कि हमारी बॉडी पॉजिटिव फीडबैक तब देती है जब हमारे सर्कुलेशन में हार्मोन की मात्रा नॉर्मल से कम हो जाती है। क्लियर? तो हार्मोन ज्यादा होगा तो हम प्रोडक्शन रुकवा देंगे, हार्मोन कम हो जाएगा तो हम प्रोडक्शन बढ़वा देंगे। प्रोडक्शन रुकवाना नेगेटिव फीडबैक है, प्रोडक्शन बढ़वाना पॉजिटिव फीडबैक है। क्लियर? उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा कि नेगेटिव फीडबैक कब देंगे और पॉजिटिव कब देंगे। अब एक और तथ्य थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ध्यान से सुने। दो सवाल हैं एक ही मैकेनिज्म को लेकर। नेगेटिव के बारे में दो सवाल पूछता हूं, अगर समझ में आ गया हो तो दिमाग में आंसर सोचें। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कब स्टिमुलेट होता है? मतलब पहला सवाल यह है कि आप नेगेटिव फीडबैक कब देते हैं? तो आंसर होना चाहिए व्हेन द लेवल ऑफ हार्मोन इज इंक्रीज्ड इन द सर्कुलेशन देन वी प्रोवाइड द नेगेटिव फीडबैक। जब हमारे खून में हार्मोन की मात्रा नॉर्मल से अधिक होती है तब हम नेगेटिव फीडबैक देते हैं। दूसरा सवाल सेम ही सेंटेंस में ऐसा बनेगा, व्हेन यू प्रोवाइड द नेगेटिव फीडबैक व्हाट एक्शन विल बी इनिशिएटेड। अगर आप नेगेटिव फीडबैक दे देते हैं तो आगे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या काम होने वाला है? तो आंसर होना चाहिए कि अगर हम नेगेटिव फीडबैक दे देते हैं द प्रोडक्शन ऑफ न्यू हार्मोन इज स्टॉप्ड। आंसर होना चाहिए कि अगर हम नेगेटिव फीडबैक दे देते हैं तो क्या होता है? तो जवाब होगा कि अगर हम नेगेटिव फीडबैक दे देते हैं तो नए हार्मोन का प्रोडक्शन रुक जाता है। दोनों समझ में आ गए हैं? पहला, आपने नेगेटिव फीडबैक क्यों दिया, और दूसरा, आपने नेगेटिव फीडबैक दिया उससे आगे हुआ क्या। दोनों के आंसर इस प्रकार हैं कि नेगेटिव फीडबैक हमने इसलिए दिया क्योंकि हार्मोन अधिक था, हमारे नेगेटिव दे देने से क्या हुआ, तो नया प्रोडक्शन रुक गया। ये दोनों तथ्य हैं। क्लियर? वैसे ही पॉजिटिव के बारे में भी दो सवाल। पहला सवाल, आपने पॉजिटिव फीडबैक दिया क्यों, और दूसरा सवाल, आपके पॉजिटिव फीडबैक दे देने से आगे क्या प्रभाव पड़ा। दोनों के आंसर समझते हैं। हमने पॉजिटिव फीडबैक दिया क्यों? क्योंकि हमारे पास में हार्मोन की मात्रा कम थी। पहला आंसर समझ में आ गया है, जब हमारे सर्कुलेशन में हार्मोन की मात्रा कम होती है इसलिए हम पॉजिटिव फीडबैक को जनरेट करते हैं। दूसरा सवाल था कि अगर पॉजिटिव फीडबैक दे दिया जाए तो उसका क्या प्रभाव शरीर में दिखता है। तो आंसर होना चाहिए द प्रोडक्शन ऑफ न्यू हार्मोन बिकम्स स्टार्टेड। अगर हम पॉजिटिव फीडबैक दे देते हैं तो उसका असर यह दिखाई देगा कि नए हार्मोन के प्रोडक्शन की दर बढ़ जाएगी, नया हार्मोन दोबारा से जनरेट हो जाने वाला है। क्लियर? तो यहां उसको सिंप्लीफाई वे में समझ लें। जब शरीर में हॉर्मोन्स की मात्रा ज्यादा है, क्लियर, ज्यादा मतलब 10 mg चाहिए था, 12 mg हो चुका है, ऐसी स्थिति में क्या होने वाला है? ऐसी स्थिति में नेगेटिव फीडबैक हम देने वाले हैं। क्लियर? ऐसी स्थिति में हम नेगेटिव फीडबैक देंगे, और अगर हम नेगेटिव फीडबैक देंगे तो उससे होगा क्या? नेगेटिव फीडबैक से न्यू प्रोडक्शन स्टॉप्ड। तो जो हमने अभी डिस्कस किया था उसी को मैंने सेंटेंस में लिखा है। हार्मोन ज्यादा थे तो हमने नेगेटिव फीडबैक दे दिया, और नेगेटिव फीडबैक देने से नए हार्मोन का प्रोडक्शन रुक गया है। क्लियर? वहीं पर अगर मैं दूसरी तरफ कहूं कि अगर हार्मोन कम है, हार्मोन कम मतलब 10 mg होना चाहिए था, अभी 6 mg बचा हुआ है, ऐसी स्थिति में हम कौन सा फीडबैक देने वाले हैं? ऐसी स्थिति में हम पॉजिटिव फीडबैक देने वाले हैं।
और अगर हम पॉजिटिव फीडबैक दे दें तो उसके प्रभाव में क्या होगा, तो उसके प्रभाव में ये होगा कि न्यू प्रोडक्शन स्टार्टेड। तो उम्मीद है सभी को ये फ्लो चार्ट के तौर पर जो बातें समझाई हैं वो समझ में आ गई होंगी। ज्यादा था तो मना कर दिया तो नया बनना बंद हो गया। दूसरा, हार्मोन कम था तो हमने बनाने के लिए बोल दिया, और बनाने के लिए बोल दिया तो नया प्रोडक्शन शुरू हो गया। तो ये होता है हमारा नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक। इन्हें इतना डिटेल में डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे इस एंडोक्राइन सिस्टम में आगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में आगे 20-25 बार दोबारा से आने वाला है। तो वहां हर बार हमें जब इस सेंटेंस का ही नाम लिखें कि नेगेटिव फीडबैक या पॉजिटिव फीडबैक, तो आपको दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि ये फीडबैक क्यों आया है और फीडबैक के आने से क्या एक्शन दिखाई दिया है। ये बातें आपको उस समय याद होनी चाहिए, क्योंकि जितनी बीमारियां पड़ेंगे कई बार ये सिस्टम में आने वाला है कि नेगेटिव फीडबैक से क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक से क्या होता है। ये बार बार आपके इस टॉपिक के अंदर आने वाला है। क्लियर? तो उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था हाइपोथैलेमस के बारे में, कि हाइपोथैलेमस कौन कौन से हार्मोन्स बनाता है, इस बारे में हमने पढ़ा था। हाइपोथैलेमस पढ़ा, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। 2 तरह के हार्मोन्स बनाता है, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन जब भी आगे जाते हैं हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ता ही बढ़ता है। इनहिबिटरी हार्मोन जब भी आगे जाते हैं हार्मोन का प्रोडक्शन कम होता है। फिर हमने पढ़ा था कि रिलीजिंग हार्मोन कौन कौन से हैं। 6 रिलीजिंग हार्मोन पढ़े थे, GH, RH, PRH, TRH, CRH, GnRH और MSH। सबका डिटेल डिस्कशन हम पूरा फ्लो चार्ट के तौर पर पहले ही कर चुके हैं। 6 रिलीजिंग हार्मोन के अलावा 2 हमारे इनहिबिटरी हार्मोन थे। पहला GHIH मींस ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, दूसरा PIH। दोनों के अन्य नाम भी बहुत महत्वपूर्ण थे, हमने डिस्कस किए कि हम GHIH को सोमेटोस्टेटिन बोलते हैं और PIH को हम डोपामीन बोलते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि इन 6 रिलीजिंग और 2 इनहिबिटरी के अलावा हमारे हाइपोथैलेमस के द्वारा 2 अन्य हार्मोन सिंथेसाइज भी होते हैं लेकिन रिलीज नहीं होते हैं। रिलीज क्यों नहीं होते? क्योंकि ये 2 हार्मोन ADH ऑक्सीटोसिन बनाता तो हाइपोथैलेमस है, लेकिन रिलीज कौन करता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। उसे किसने दिए? हाइपोथैलेमस ने बनाकर पिट्यूटरी को सौंप दिए, उसने जमा रखे हैं, आवश्यकता पड़ने पर आगे रिलीज करने वाला है। दोनों की रिलीज होने की लोकेशन भी लिखी थी। ADH रिलीज होता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई से और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई से। देन हमने बात कही थी पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक को समझने के लिए पूरा डिस्कशन किया था। तो नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा कि हार्मोन कब ज्यादा होगा तो क्या होगा, हार्मोन कम होगा तो क्या होगा, इस बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो इसके साथ ही हमारा हाइपोथैलेमस से संबंधित हार्मोन्स और उस टॉपिक के बारे में पूरा टॉपिक क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि एक प्योरली एंडोक्राइन ग्रंथि है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।